नमस्कार। आज हमारे सामने है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह अशोक के फूल। और आज हम इसी किताब में से कुछ विचारों और कहानियों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे द्विवेदी जी एक साधारण से फूल या किसी सामाजिक रीति के जरिए भारतीय संस्कृति और इतिहास की बड़ी बड़ी परतें खोल देते हैं। ये एक तरह से इतिहास को देखने का बिल्कुल नया चश्मा है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या कभी सोचा है कि एक फूल का खिलना और मुरझाना किसी सभ्यता के बनने बिगड़ने की कहानी बता सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? है ना? लेकिन अशोक के फूल के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने से शुरू करते हैं। तो किताब का जो शीर्षक निबंध है अशोक के फूल, उसी से शुरू करते हैं। द्विवेदी जी लिखते हैं कि जब वो खिले हुए अशोक के फूलों को देखते हैं तो उनका मन उदास हो जाता है। अब ये बात थोड़ी खटकती है। खिले हुए फूल देखकर कोई उदास क्यों होगा? वो तो खुशी का प्रतीक होना चाहिए। हम अशोक के फूल को ज्यादा अहमियत न दें, लेकिन एक जमाना था जब इसका एक सुनहरा अतीत था। अच्छा। हाँ, कालिदास के साहित्य में तो ये सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि शोभा, सौभाग्य, पवित्रता और मर्यादा का प्रतीक था। मतलब ये उस जमाने का कोई स्टेटस सिंबल रहा होगा? बिल्कुल, आप इसे ऐसा समझ सकती हैं। द्विवेदी जी लिखती हैं कि जब ये फूल किसी घर में आता था तो उसकी शोभा एक नई दुल्हन के गृह प्रवेश जैसी होती थी। इतना ही नहीं, यह यक्षों और गंधर्वों जैसी जातियों की देन माना जाता था, जो कला और सौंदर्य के उपासक थे। एक जमाने में वसंतोत्सव यानी स्प्रिंग फेस्टिवल इसके बिना अधूरा था। एक खास रस्म होती थी जिसमें सुंदरियां अपने पायल वाले पैरों से इसके तने पर धीरे से चोट करती थीं। अच्छा। और माना जाता था कि इससे पेड़ फूलों से लद जाता है। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक उत्सव था। ये तो कमाल की बात है। एक फूल जिसके इर्द गिर्द इतनी बड़ी संस्कृति, इतने उत्सव और मान्यताएं, वो अचानक भुला कैसे दिया गया? ये बात समझ नहीं आती। क्या लोगों की पसंद बदल गई या कोई और बड़ी वजह थी? दोनों ही बातें थीं। द्विवेदी जी इशारा करती हैं कि जब भारत में मुसलमानी सल्तनत आई तो दरबारों का, कला का, साहित्य का पूरा मिजाज ही बदल गया। ओके। नई संस्कृति अपने साथ अपने नए प्रतीक, अपनी नई कविता, अपने नए उत्सव लेकर आई। अशोक के फूल को पूछने वाला कोई नहीं रहा। तो उसका जो कल्चरल कैपिटल था वो खत्म हो गया? बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक तरह का कल्चरल रिप्लेसमेंट था। जैसे आज कॉर्पोरेट दुनिया में जब कोई नई लीडरशिप आती है तो पुराने तौर तरीके और प्रोजेक्ट्स एकदम से अप्रासंगिक हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और द्विवेदी जी इससे भी एक कदम आगे जाकर एक बहुत बड़ी और कड़वी बात कहती हैं। क्या? वो लिखती हैं, दुनिया बड़ी स्वार्थी है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। वाह। क्योंकि अशोक का फूल अब किसी के स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर रहा था, किसी की सत्ता या सौंदर्य को नहीं बढ़ा रहा था, इसलिए दुनिया ने उसे अपनी यादों से, अपने साहित्य से निकाल कर फेंक दिया। वो फूल आज भी उसी मस्ती में खिलता है, झूमता है, लेकिन हमारा समाज और साहित्य उसे भूल चुके हैं। मतलब अशोक के फूल की कहानी असल में सिर्फ एक फूल की नहीं, बल्कि संस्कृति की बनने, बिगड़ने, याद रखने और भुला दिए जाने की कहानी है। एकदम। और अगर हम इसी नजरिए से देखें तो द्विवेदी जी पूरे भारत को ही संस्कृतियों के एक ऐसे बगीचे की तरह देखते हैं जिसमें न जाने कितने अलग अलग तरह के फूल खिले और मुरझा गए। एकदम सही। और यहीं से हम उनके एक और महत्वपूर्ण निबंध भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या पर आते हैं। वो भारत के लिए एक अद्भुत शब्द का इस्तेमाल करती हैं, महामानव समुद्र। महामानव समुद्र, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका क्या मतलब है? इंसानों का एक महासागर है। वो कहती हैं कि यहाँ दुनिया की न जाने कितनी जातियां आईं, जिन्हें हम आज किताबों में पढ़ते हैं, असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व। वो कहती हैं कि ये सब यहाँ आईं, कुछ हारी, कुछ जीती, लेकिन अंत में इसी महासागर में समा गईं। उनमें आपस में लड़ाइयाँ भी हुई, संघर्ष भी हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक दूसरे से लेन देन किया और एक मिलीजुली संस्कृति बनाई। तो जिसे हम आज भारतीय संस्कृति कहते हैं वो किसी एक नस्ल या धर्म की देन नहीं है। नहीं, वो तो इन हजारों सालों के टकराव और मेलजोल का नतीजा है। जैसे एक बड़ी नदी होती है जिसमें कई छोटी छोटी धाराएं आकर मिलती हैं जी। और फिर उन धाराओं की अपनी अलग पहचान नहीं रहती। बिल्कुल, वो बस नदी का हिस्सा बन जाती हैं। सही। यही द्विवेदी जी का सबसे बड़ा तर्क है। वो इस बात पे बहुत जोर देती हैं कि भारतीय संस्कृति किसी एक की बपौती नहीं है। ये एक बहती हुई नदी की तरह है जिसमें लगातार नई धाराएं मिलती रही हैं। और इसी वजह से इसमें इतनी गहराई और इतनी विविधता है। हाँ,
लेकिन जब इतनी अलग-अलग धाराएं मिलती हैं, तो पानी हमेशा शांत तो नहीं रहता होगा, टकराव भी होता होगा। बिल्कुल होता होगा। और इसी टकराव ने समाज में कुछ बहुत जटिल और मुश्किल चीजें भी पैदा की होंगी, जैसे जाति व्यवस्था, जिसके बारे में वो प्रायश्चित की घड़ी निबंध में बात करती हैं। हाँ, और वो इस पर बहुत बेबाकी से लिखती हैं। वो जाति प्रथा की उन परतों को खोलती हैं जिनके बारे में लोग बात करने से बचते हैं। वो बताती हैं कि समाज में कैसी कैसी अजीब मान्यताएं थीं, जैसे कुछ जातियां ऊंची मानी गईं, कुछ नीची। अच्छा। कुछ ऐसी थीं जिनके छूने से शरीर और अन्न दोनों अपवित्र हो जाते थे। फिर कुछ ऐसी भी थीं जिनके छूने से सिर्फ पानी अपवित्र होता था, भोजन नहीं। ये तो बहुत ही अजीब और बारीक नियम है। मतलब इस भेदभाव को भी कितने सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया था। सही बात है। लेकिन द्विवेदी जी ये सब बताकर कहना क्या चाहती हैं? क्या वो सिर्फ एक सामाजिक बुराई का ब्यौरा दे रही हैं? नहीं, वो सिर्फ ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, वो एक तरह का फैसला सुना रहे हैं। वो कहती हैं कि इस व्यवस्था ने समाज में जो युग युगांतर के संचित पाप यानी सदियों से जमा हुए पाप इकट्ठे किए हैं, अब उनके प्रायश्चित का उन्हें धोने का समय आ गया है। वो भविष्य की ओर देखते हुए एक ऐसे भारत की कल्पना करती हैं जहां जनता जनार्दन यानी जनता रूपी ईश्वर का एक नया अपूर्व और अद्भुत रूप सामने आएगा। ये आज़ादी के ठीक बाद के समय का एक बहुत बड़ा साहित्यिक और सामाजिक आह्वान है कि अब हमें इन पुरानी गलतियों को सुधारना ही होगा। तो एक तरफ वो संस्कृति की इन जटिल परतों को समझ रही हैं और जाहिर है ये सब समझने के लिए उन्हें बहुत पुराने ग्रंथों और स्रोतों को खंगालना पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। ये बात मुझे उनके एक और निबंध पुरानी पोथियां पर ले आती है। हम आज तो कागज, कंप्यूटर, क्लाउड स्टोरेज की दुनिया में रहते हैं, लेकिन उस जमाने में ज्ञान को सहेजा कैसे जाता था, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और द्विवेदी जी हमें उस दुनिया में ले जाती हैं। वो बताती हैं कि भारत में कागज का इस्तेमाल बहुत बाद में शुरू हुआ। तो उससे पहले क्या था? उससे पहले लिखने के लिए इस्तेमाल होता था रुई को कूटकर बनाए गए पट, हिमालय में मिलने वाले भोजपत्र यानी एक खास पेड़ की छाल, और दक्षिण भारत में ताड़पत्र। ताड़ के पेड़ के पत्ते? हाँ, ताड़ के पत्ते। सोचकर ही कितना अनोखा लगता है। मतलब हमारे पूर्वज लिखने के लिए पेड़ की छाल और पत्तों का इस्तेमाल कर रहे थे। हजारों साल पुरानी बातें एक पत्ते पर लिखी हुई आज भी मौजूद हैं। किसी टाइम कैप्सूल जैसा है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक हैरान करने वाली जानकारी वो ये देती है कि कागज चीन में 105 ईस्वी में ही बन गया था, लेकिन भारत तक पहुंचने और लोकप्रिय होने में उसे कई सदियां लग गईं। कई सदियां? जी हाँ। और इन पुरानी पोथियों यानी पांडुलिपियों को सहेजना कोई आसान काम नहीं था। वो बताती हैं कि कैसे सर विलियम जोन्स जैसे अंग्रेज विद्वानों ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसके बाद इन बिखरी हुई पांडुलिपियों को खोजना, इकट्ठा करना और सहेजना एक आंदोलन बन गया। आज हम क्लाउड स्टोरेज और डिजिटल आर्काइविंग की बात करते हैं, लेकिन द्विवेदी जी हमें याद दिला रही हैं कि ज्ञान को बचाकर रखना हमेशा से इंसान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। एकदम, चाहे वो पेड़ की छाल हो या सर्वर फार्म, कहानी एक ही है, अपनी यादों को, अपने ज्ञान को समय से बचाने की लड़ाई। सही बात है। और इसी ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने वालों यानी नए जमाने के लेखकों के लिए भी उनके मन में कुछ विचार थे। बिल्कुल। हाँ, ये संतुलन बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो इतने पुराने ज्ञान को सहेजने की बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सावधानी की आवश्यकता जैसे निबंध में वो नए जमाने के लेखकों को कुछ चेतावनी भी देती नजर आती हैं। उन्हें किस बात का डर था? के युवा लेखकों को एक तरह से सलाह दे रही हैं। वो कहती हैं कि पश्चिम से जो नए विचार आ रहे हैं, जैसे मार्क्सवाद या फ्राइड का मनोविश्लेषण, उन्हें आंख बंद करके अपना लेना ठीक नहीं है। अच्छा। वो ये नहीं कह रही हैं कि ये विचार बुरे हैं। वो मानती हैं कि इन विचारों ने दुनिया को समझने के नए रास्ते खोले हैं, लेकिन भारतीय समाज की अपनी जड़ें हैं, अपनी सच्चाइयां हैं। मतलब उनका कहना था कि आप किसी और देश के साइज का जूता अपने पैर में नहीं पहन सकते। बिल्कुल, वो फिट नहीं होगा। आपको अपनी जमीन, अपनी समस्याओं को समझकर ही कोई समाधान खोजना होगा। सही। उनका मानना था कि साहित्यकार का काम सिर्फ प्रॉब्लम गिनाना नहीं है, जैसे कोई डॉक्टर सिर्फ बीमारी बताकर छोड़ दे। उसका काम इलाज भी देना है, यानी समाज को ऊपर उठाने वाला, लोगों में आत्मविश्वास और चरित्र का निर्माण करने वाला साहित्य रचना है। वो कहती हैं कि लेखक को अपनी परंपरा को, अपनी मिट्टी को समझकर ही कुछ नया रचना चाहिए। तभी वो सार्थक होगा। हाँ, तभी वो लोगों के दिलों तक पहुंचेगा। ये सलाह तो आज के इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी कितनी सही बैठती है। अपनी जड़ों को समझे बिना सिर्फ ग्लोबल ट्रेंड्स को कॉपी करने का खतरा।
सही बात है। द्विवेदी जी दशकों पहले इस बात को देख पा रही थी। हाँ, उनकी नजर बहुत पैनी थी। वो अतीत की विद्वान थीं, लेकिन उनकी आंखें भविष्य पर टिकी थीं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए एक फूल सिर्फ एक फूल नहीं है, नहीं है? बल्कि एक पूरी सभ्यता के उठने और गिरने का जिंदा दस्तावेज है। सही। उनके लिए साहित्य सिर्फ कलाबाजी या मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का, उसे बेहतर बनाने का एक जिम्मेदार साधन है। उनका सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि भारतीय संस्कृति किसी ठहरे हुए तालाब की तरह नहीं है, जिसे किसी एक दौर में परिभाषित करके उसकी तस्वीर खींच ली जाए। यह एक निरंतर बहती हुई नदी है। इसमें लगातार नई नई धाराएं मिलती रही हैं और ये अपना रूप बदलती रही है। हमारा काम इस बहाव को समझना है, इसकी गति को पहचानना है और मनुष्यता यानी इंसानियत के आदर्श को हमेशा सबसे ऊपर रखना है। क्योंकि साम्राज्य बनते बिगड़ते हैं, जातियां आती जाती हैं, फैशन बदलते हैं, लेकिन इंसान और इंसानियत की कहानी चलती रहती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। द्विवेदी जी ने दशकों पहले संस्कृति में कुछ चीजों को याद रखने और कुछ को भुला देने की स्वार्थी प्रवृत्ति पर बात की थी। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर पल जानकारी का एक सैलाब हम पर बरस रहा है, जहां एल्गोरिथम तय कर रहा है कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं, सही बात है। हम एक समाज के तौर पर क्या याद रख रहे हैं और क्या भुला रहे हैं, और हमारे इस चुनाव का हमारी आने वाली पीढ़ियों की संस्कृति पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल सोचने जैसा है।